हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ये है। हम लाइन टू लाइन विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको पीडीएफ्स वहाँ पर मिलते हैं, आप मेरे से वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लास वाइज मैंने ग्रुप वहाँ पर बनाए हुए हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग चेंजेस, ट्रेस करना यानी कि देखना कि क्या हो रहा है, बदलाव हजार सालों में हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन से हजार साल इन्होंने लिए हैं। 700 से लेकर के 1750 एडी एना जर्मनी। तो ये मेडिवल पीरियड हमारे हिस्टोरियंस ने इसको बोला है। अब मेडिवल पीरियड क्या होता है, कहाँ से आया, सब इसमें हम देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो देखो, सबसे पहले ना पिक्चर है आपके सामने, एक अजीब सी, समझ नहीं आ रहा है क्या है, बट हमें एनसीईआरटी ने बोला है कि ये एक मैप है। ये कैसा मैप है, हमने तो ऐसा मैप नहीं देखा क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये मैप बनाया गया है 1154 सीई में बाय अरब कार्टोग्राफर एल अदरिसी। कुछ टीचर्स एक नंबर में क्वेश्चन दे सकते हैं तो थोड़ा सा याद कर ही लेना। चलो, अरब जियोग्राफर यानी कि भूगोल विज्ञाता अल अदरिसी ने इसको बनाया है। अब क्या है इसमें, मैप 1 ये है, ये अल अदरिसी ने बनाया है। ये सेक्शन दिखाता है, मैप क्या दिखा रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उसने पूरी दुनिया का मैप बनाया और उसने इंडिया का इतना अजीब सा क्या बना रखा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। अब ये वाला मैप देखते हैं। हाँ भाई, ये तो कुछ समझ में आ रहा है, यही तो हम हर बार देखते हैं इंडिया का मैप। ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। अब कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप्स बनाने का काम करता है। आपसे एमसीक्यू में या फिर 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इंडिया का मैप आज हम देख रहे हैं, ये 1720s के टाइम पर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। अब ये वाला मैप और ये वाला मैप, इनमें अंतर क्या है, देखो समय काल के साथ साथ ना चीज़ें बदल जाती हैं। ये 1154 में और ये 1720 में है ना, लगभग 600 साल के डिफरेंस में ये बनाए गए हैं। तो दुनिया की जो समझ होती है कि दुनिया कैसी है, वो समय के साथ साथ इम्प्रूव होती है, बदलती है। ये क्वाइट डिफरेंट है एक दूसरे से। साउथ इंडिया, ये जो है ना अल अदरिसी, इसने इंडिया का मैप उल्टा बनाया। जहाँ पर साउथ इंडिया होनी चाहिए वहाँ पे इसने नॉर्थ बनाया, और जहाँ नॉर्थ होना चाहिए वहाँ साउथ बनाया। इसलिए दुनिया एक्चुअली उल्टी देखी है। तो ये, और नाम जो है अल अदरिसी के मैप में वो अरबी में है, और यहाँ पर जो है वो फ्रेंच में नाम लिखे हुए हैं इस मैप में। ये मैप बनाया है किसने, एटलस से लिया गया है ये नौवियाऊ गुलिमे दे आइल। क्योंकि देखो फ्रेंच नाम है इसलिए अजीब से हैं और हमसे नहीं पढ़ा जा रहे हैं क्योंकि हमें फ्रेंच नहीं आती है। सिंपल सी बात है। हाँ, अब देखो ये वाला जो मैप है, इसमें कन्नौज को भी दिखाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो कि आज का है। अब देखो मेरे को इस मैप में नहीं दिख रहा है, बट आप मान लो कि दिखाया गया होगा। कन्नौज है यहाँ पे, और ये फिर इटे डे ग्रांड मोगोल और इंडी लिखा है इन्होंने इंडिया को, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए शब्द जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब मैप 2 जो है वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। इस समय तक इन्फॉर्मेशन जो है सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो काफ़ी बदल चुकी थी। मैप सेकेंड वाला आज जो हम मैप यूज़ करते हैं वो हमें ऐसा ही दिखता है लगभग। अब ये मैप यूरोपियन सेलर्स ने इस्तेमाल किया था इंडिया में आने के लिए। जो यूरोप के लोग हैं ना, उनको इंडिया आना था। क्यों आना था, क्योंकि हमारा देश तो बहुत पैसे वाला, और यहाँ से व्यापार करना था, लूटना भी था, थोड़ा पैसा कमाना भी था, तो वही आ गए। हाँ, तो इन्होंने, जो फ्रेंच सेलर्स थे, उन्होंने इसी मैप का इस्तेमाल करके वो इंडिया आए थे। तो दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोयाजेस। वोयाज मतलब अपनी यात्राओं के लिए उन्होंने इस मैप का इस्तेमाल किया था। तो आपने मैप में देखा कि गंगा दिख रही है, इंटीरियर में कैसा मैप दिख रहा है, एक्सटीरियर में कैसा दिख रहा है, यहाँ पर ये बोला गया है। अब इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट कि साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, मतलब मैप बनाने की जो कला होती है ना, वो समय के साथ साथ बदल गई। मतलब 600 साल में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया मैप बनाने की कला में। अब जब हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को या चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उनको ना सेंसिटिव रहना पड़ता है। मतलब उनको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, उस समय की जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो
किस तरीके से, किन सर्कमस्टांसेस में आई, ये बहुत सारी बातों का ध्यान रख के ही हिस्टोरियंस आगे हमें चीज़ें बताते हैं। अब चैप्टर आगे एक्चुअल स्टार्ट होता है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बोला यूट्यूब एक टर्मिनोलॉजी भी आप कह सकते हैं कि भाई एक ये रेड कलर का सिंबल होता है हमारे फ़ोन में और यूट्यूब है। अब हो सकता है आज से 50 साल बाद यूट्यूब का मतलब कुछ और हो जाए, ऐसा होता है। समय के साथ साथ शब्दों का मतलब बदलता है, समय के साथ साथ भाषा और शब्दों का मतलब भी बदल जाता है। तो हिस्टोरियंस को ना चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से समझना होता है। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। इन्फॉर्मेशन बदल जाती है समय के साथ साथ, लैंग्वेज और मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बहुत ही वैरायटी ऑफ भाषा में अवेलेबल होते हैं, जो कि समय के साथ साथ मतलब भी बदल जाता है। जैसे मेडिवल पर्शियन में जो है, यानी कि आज की जो हिंदी भाषा है ना, वो आज से 500 साल पहले वाली हिंदी भाषा से बहुत अलग थी। ऐसा हर भाषा के साथ होता ही है। मॉडर्न पर्शियन आज जो है वो मेडिवल पर्शियन से अलग थी। द डिफरेंस सिर्फ ग्रामर का या वोकैबुलरी का ही नहीं आता है, चीज़ों का मतलब भी बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है। हम सोचते हैं इंडिया इक्वल टू हिंदुस्तान, बट पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो मॉडर्न आज का इंडिया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग हुआ करता था। कैसे? 13th सेंचुरी का एक हिस्टोरियन था क्रॉनिकलर मतलब जो इतिहास को लिखते हैं, समय को लिखते हैं, उसका नाम था मिनाजी सिराज। मिनाजी सिराज ने हिंदुस्तान किसके लिए बोला है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के इलाकों को उसने हिंदुस्तान बोला है। यानी कि हिंदुस्तान समय के साथ साथ मतलब बदला है हिंदुस्तान का। उस समय सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना को बोल रहे थे। और उसने ये जो टर्म है ना हिंदुस्तान, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था? जो उस समय इंडिया का जो इलाका दिल्ली सल्तनत के अंडर था। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में इसी किताब में पढ़ेंगे। तो जो इलाका दिल्ली सल्तनत के अंडर में था, उन इलाकों के लिए मिनाजी सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस, है ना। अब इसके आगे का एरिया उसको नहीं पता, उसने क्या नाम दिया, उसने अलग नाम दिया। अब एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। अब हिंदुस्तान उस समय साउथ इंडिया अलग था, मतलब जो मिनाजी सिराज ने बोला था उसमें उसने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था, उसने दिल्ली सल्तनत को इंक्लूड किया था। अब बाबर ने हिंदुस्तान किसको कहा? बाबर ने हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की जो भूगोल है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का फौना यानी कि यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ का जो कल्चर है, उसको बाबर ने हिंदुस्तान कहा। आगे और भी हिंदुस्तान का मतलब बदलता रहा। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 14th सेंचुरी के जो पोएट थे ना अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। वाइल आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। आज हिंदुस्तान हमारा देश, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हमारा देश इंडिया है वो हमारा हिंदुस्तान है। बट पुराने ज़माने में आज से 500-600 साल पहले इसका मतलब कुछ और ही हुआ करता था। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि समय के साथ साथ जो शब्द है ना उनका मतलब बदल जाता है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। हिस्टोरियंस को शब्दों का इस्तेमाल बड़े ही नपे तुले तरीके से करना होता है, क्योंकि आज जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट में उन शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग था। एक और शब्द जैसे फॉरेनर, पहले ज़माने में ना अगर आपके गांव का कोई नहीं है, आपका कल्चर उससे अलग है, आपकी भाषा उससे अलग है, वो फॉरेनर हो जाता था। ऐसा होता था। पहले फॉरेनर वो होता था जो समाज का ना हो, परदेसी। शहर वालों के लिए गांव वाले फॉरेनर, गांव वालों के लिए शहर वाले फॉरेनर, ऐसा होता था। तो भाई अलग अलग शब्दों के मतलब, आज तो फॉरेनर कौन है? जो इंडिया का नहीं है। पहले तो भाई दूसरे इलाके का इंसान, शहर वाले के लिए गांव वाला फॉरेनर हो जाता था, जो आपका कल्चर नहीं फॉलो कर रहा है, आपका कल्चर जिससे अलग है वो आपके लिए फॉरेनर है। आया समझ में? आपके गाँव में कोई भी अजनबी आए तो वो फॉरेनर है। अजनबी, परदेसी, सिटी ड्वेलर्स जो हैं, सिटी में रहने, सिटी ड्वेलर्स यानी शहर में रहने वाले लोग गांव वालों को फॉरेनर कहेंगे, गांव वाले शहर वालों को फॉरेनर कहेंगे।
तो यानी कि फॉरेनर शब्द का मतलब भी बहुत डिफरेंट हुआ करता था आज से पहले। चलो अब इसमें आगे है, peasants living in same village were not foreigners to each other even though they may have different religion, caste और background। मतलब एक इलाके में रहने वाले जो है वो एक इलाके के होते थे, उस इलाके के बाहर वाले फॉरेनर हुआ करते थे लोगों के लिए। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस और वो किस तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो वो कौन से टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के बारे में है, उस हिसाब से हिस्टोरियन के सोर्सेज भी बदल जाते हैं और उनको समझने का तरीका। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। इस साल आप पढ़ेंगे 700 से लेकर के 1750। आप नोटिस करेंगे कि सोर्सेज में ना आपको कंटिन्यूटी मिलेगी जो कि हिस्टोरियन बनाते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है रिलाइंग ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर। तो हिस्टोरियंस बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे सिक्कों पे लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, जो पत्थरों पे लिखी जाती हैं वो चीज़ें पढ़ते हैं, जो मंदिर बनाए जाते हैं या फिर जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों के लिए हिस्ट्री बनाते हैं वो इतनी मेहनत करके, तभी वो समझ पाते हैं कि कैसे बनी है और तभी हम समझ पाते हैं। तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर, आर्किटेक्चर पर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं हिस्ट्री को बनाने के लिए, समझने के लिए। बनाने के लिए मतलब हमें समझाने के लिए कैसे हुआ है चीज़ों को, मतलब चीज़ें कैसे चली हैं। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो होती है, कंटिन्यूटी ऐसे होती है, डिसकंटिन्यूटी कैसे होती है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली एज पेपर बिकम चीपर। अब पहले ज़माने में पेपर सस्ता होता, पहला पुराना ज़माना 1000 साल पहले पेपर बहुत महंगा होता था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, पेपर सस्ता होने लगा तो खूब लिखा जाने लगा। कौन सी बात सच्ची, कौन सी बात झूठी, ये डिटरमाइन करना भी काफ़ी मुश्किल होने लगा था। नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। पीपल अब जो है होली टेक्स्ट और क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट ऑफ टैक्सेस। मतलब इतनी सारी चीज़ें लिखी जाने लगी, मतलब जो भी लिखा जा सकता था सब कुछ पेपर पे लिखा जाने लगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ पेपर डिक्रीज विद टाइम, वो चीपर हो गया। इसका पूरा यही मतलब निकल के आता है। तो जब सस्ता हो गया तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, मेन्यू मतलब हैंड, तो हैंड से कुछ भी लिखा हुआ है वो आप मैन्यूस्क्रिप्ट है। आपने जो कॉपी बनाई मैंने अपनी, वो भी आपकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट ही है। वेयर यू कैन फाइंड मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करते थे वेल्दी लोग, यानी कि अमीर लोग, राजा, मोनेस्ट्रीज जो कि मठ मंदिर वगैरह होते थे वहाँ पर होती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में भी रखी जाती थी। आर्काइव्स क्या होता है? दिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज एन आर्काइव आ सकता है एग्जाम में। टू प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, सरकारी आर्काइव्स होते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो रखी जाती हैं। आजकल ज़्यादातर आर्काइव्स को मेंटेन करने का काम सरकार करती है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स होते थे इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, बट बहुत सारे होते थे तो कैसे इस्तेमाल करें, ये सब हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल का काम भी बन जाता था। अब प्रिंटिंग प्रेस जब आ गई तब अलग कहानी हो गई, बट जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उससे पहले स्क्राइब्स कॉपी किया करते थे। स्क्राइब कौन हुआ? जो ये पर्सन है ना जो इसको लिख रहा है किसी चीज़ को, वो एक स्क्राइब है। अब क्या होता था, देखो आपने अपने फ्रेंड, आप स्कूल नहीं गए, आपने अपने फ्रेंड से कॉपी ली कि जो आज क्लास में काम हुआ है ना मैं उसको तेरी कॉपी से अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ। अब आपको अपने फ्रेंड की राइटिंग समझ नहीं आ रही तो फिर आपने क्या किया, जो आपको समझ आया आपने वो लिख दिया। यही काम स्क्राइब करते थे।
उनको समझ नहीं आया तो अपनी समझ से उन्होंने क्या किया, जो मन में आया, मतलब जो जो उनको थोड़ा थोड़ा समझ आया उन्हें लिख दिया। फिर ऐसे और स्क्राइब ने किया, ऐसे और स्क्राइब ने किया। तो कई बार क्या होता था ना, ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से बदल जाती थी। जैसे आप होता है ना कि आपने अपनी फ्रेंड को एक बात बताई, उसने दूसरे को बताई, पाँचवें छठे इंसान तक पहुँचते पहुँचते तो वो बात ही बदल जाती है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स के साथ भी हुआ। मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई ना, उसमें इतनी मतलब गड़बड़ हुई कि भाई आपको समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, तो आपने कॉपी करके आपने कुछ और ही लिख दिया। यही हुआ। इफ़ यू एवर आपने किसी फ्रेंड से कॉपी किया है तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। यही चीज़ जो है स्क्राइब्स ने करी, इस वजह से इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बदल गई। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते होते सेंचुरीज तक ना क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से बदल गई, और जो ओरिजिनल कॉपी थी वो तो कहीं खो गई। तो इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं आता है कि भाई जो लिखा हुआ है वो सच है, झूठ है, क्या है। तो बड़ी मुश्किल होती है हिस्टोरियंस को सच्ची इन्फॉर्मेशन निकालने में। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए फिर से आप देखो, आपको दो पिक्चर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं आपके सामने। डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट आता है कि भाई नस्तालिक और शिकस्ते। नस्तालिक क्या होता था और शिकस्ते क्या होता था। तो नस्तालिक जो है वो कर्सिव ईजी हैंड राइटिंग होती थी, कर्सिव हैंड राइटिंग होती थी पर्शियन या फिर अरेबिक की, जिसको पढ़ना आसान होता था। शिकस्ते थोड़ी गहरी गहरी होती थी और डिफ़िकल्ट होती थी, उसको पढ़ना भी मुश्किल होता था। दोनों की दोनों हैंड राइटिंग्स होती थी। तो ये देखो नस्तालिक और शिकस्ते, ये हो गया हमारा। अब देखो ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। अब मैन्यूस्क्रिप्ट अलग अलग हो गई। कई बार तो क्या होता था, जो हिस्टोरियंस या फिर क्रॉनिकलर्स होते थे, सॉरी ये बार लिख सक रहा है, क्रॉनिकलर्स यानी कि जो इतिहासकार पुराने ज़माने के कई बार होते थे ना, वो अपना अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें लिखते थे। जैसे कि 14वीं सेंचुरी का एक क्रॉनिकलर था ज़ियाउद्दीन बरानी, उसने अपनी पहली जो है क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, और फिर उसके बाद उसने 2 साल बाद एक और लिखी। जो दूसरी वाली थी 2 साल बाद वाली, वो तो हिस्टोरियंस को मिली, तो उन्होंने उससे पढ़ा। फिर कई सालों बाद उनको पहली वाली किताब मिल गई। जो पहली किताब लिखी थी बरानी ने, तो पहली किताब इसने जो लिखी थी और जो दूसरी किताब लिखी थी ना, उन दोनों की इवेंट्स में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला। अब बताओ कौन सी बात माने। एक ही व्यक्ति ने 2 किताबें लिख दी और दोनों किताबों में अलग अलग बातें लिख दी। The two differ from each other, but historian did not know about the existence of first version until 1960. It remained lost in the large library collections. यानी कि उसकी दूसरी किताब तो पहले मिल गई हम लोगों को और हमने पढ़ ली वो, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था। बट जब उसकी पहली वाली किताब मिली तो हमने देखा यार इन दोनों में तो बातें अलग अलग ही लिखी हुई हैं, आप बताओ कौन सी माने। तो ये प्रॉब्लम भी होती थी कि लोग ही अलग अलग बातें लिखी दिया करते थे अपनी मर्जी से कई बार। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, study of 1000 years between 700 and 1750, huge challenge to historians largely because of scale and variety of development। तो अब देखो यार 1000 साल का समय है, कितने बदलाव हुए होंगे, कितनी किताबें लिखी गई होंगी, तो हिस्टोरियंस को ये समझने में भी टाइम लगता है। डिफरेंट मोमेंट जो थे ना हिस्ट्री के, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी भी बन करके आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्शियन व्हील का काम क्या होता था। तो पर्शियन व्हील का काम होता था इरिगेशन करना। तो नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल की गई। स्पिनिंग व्हील जो था वो वीविंग के लिए यानी कि कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल में आया। फायर आर्म्स, गोले बारूद लड़ाई झगड़ों में यानी कि जो जंगें होती थी उसमें काम आए। अब ये तो नई टेक्नोलॉजी हुई। नया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन नई टेक्नोलॉजी आई। फिर नया खाना क्या क्या आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या आया, 4 याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पोटैटो बाहर से आया, कॉर्न मक्का भी बाहर से आया, चिली यानी कि मिर्ची, चाय और कॉफ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे देश में बाहर से आई हैं। सोच लो, तो व्रत में 1000 साल पहले क्या खाते होंगे, वही जाने भाई। रिमेंबर दैट दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, ये लोगों के साथ आई और नए नए आइडियाज़ भी आए। इसी समय काल में काफ़ी सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल बदलाव भी हमारे देश में आए थे। याद कर लो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, 4 चीज़ें ये बदलाव आए। ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और भी बहुत सारे बदलाव आए। लोग काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे।
क्योंकि हमारे देश में बहुत पैसा था तो पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में आया करते थे फॉर्च्यून ढूंढने के लिए, यानी कि पैसा ढूंढने के लिए। अब इस टाइम पीरियड में कुछ जो ग्रुप्स थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट बन गए, जैसे कि राजपूत्स, जिनको राजपुत्र यानी कि सन ऑफ रूलर, राजा का बेटा यहाँ से डिटरमाइन किया जाता है। अब सिर्फ राजा का बेटा या सिर्फ राजा ही राजपूत नहीं होते थे, बल्कि जो वॉरियर्स थे, जो लड़ाई करते थे, जंग में जाते थे, वो क्षत्रिय क्लैन का उनको स्टेटस मिला, यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय कौन हुए? जो जंगों में जाने लगे, जो बैटल्स में लड़ाई करने लगे, सारे के सारे लोग वो क्षत्रिय हुए। ये पर्शियन व्हील की फोटो है। क्षत्रिय रूलर्स के साथ साथ जो जंगों में जाते थे वो भी सब क्षत्रिय बने। अब इनके लिए एक शिवोलिक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक्सट्रीम वेलर एंड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी कि ये क्या होंगे? बिल्कुल सच्चे होंगे, ये बिल्कुल एकदम कहते हैं ना अच्छे से लड़ाई में लड़ेंगे, कभी भी मैदान से भागेंगे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें शक्तियों के साथ जोड़ दी गई। अब और भी ग्रुप्स आए इसी टाइम पर, जैसे कि मराठे, सिख, जाट, अहोम, क्षत्रिय। आगे के चैप्टर्स में इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कई सारी कास्ट और नई डेवलप हुई। क्षत्रिय के बारे में हमने देखा। अब आए कायस्थ। ब्राह्मण तो देखो पंडित ही होते थे, क्षत्रिय का हमने देखा। कायस्थ कौन होते थे? कायस्थ होते थे कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, जो लिखने पढ़ने का काम किया करते थे, राजा के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो क्षत्रिय होते थे। इस एज में उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि व्यापार बढ़ा। बनिए व्यापार करते हैं ना, तो यही कायस्थ बनिए वाला जो टर्म था इसी में इंक्लूड हो गया। अब समय के साथ साथ क्या हुआ? दिस इज इम्पॉर्टेंट, ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल काटे गए, और एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस समय काल में 700 से लेकर के 1750 के टाइम पर खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जंगल काटे गए और वहाँ पर खेत बनाए गए। जंगलों के जो ओरिजिनल हैबिटेट, मतलब हैबिटेट का मतलब होता है एक इलाका, रीजन जहाँ पर लोग रहते हैं। अब जो जंगल के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, उनको लोगों ने बाहर भगाया, उनके जंगल काटे और वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी, टिलिंग करी, और वो लोग फिर पीजेंट बन गए, मतलब वो खेती बाड़ी करने वाले किसान बन गए जंगल वंगल काट के। और वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको भगा दिया वहाँ से। नए पीजेंट ग्रुप बने, क्योंकि खेती बाड़ी बढ़ गई तो पीजेंट यानी कि किसान, कुछ बड़े किसान हो गए जिनके पास ज़मीन ज़्यादा आ गई, और जिनके पास कम ज़मीन रही वो छोटे किसान हो गए। साथ साथ प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा बनाए गए, मंदिर बने तो पंडितों की मान्यता बढ़ी। अब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया एरिया कि भाई खेती बाड़ी भी हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, तो भाई टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो टैक्स एंड काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज, ये सारी की सारी भी राजा लेने लगा अपनी प्रजा से। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज हो गया पीजेंट्स में, जिनके पास मतलब खेती जिनकी ज़्यादा बड़ी थी वो अमीर वो हो गए किसान, और छोटी खेती वाले गरीब किसान हो गए। अब जिनके पास कम ज़मीनें होती थी वो अपने मतलब कैटल, गाय भैंस वगैरह भी रखने लगे, और वो कुछ और भी खेती के साथ साथ कुछ दूसरा भी काम वो करने लगे, जैसे कि घड़े बनाने का काम कर लिया, कुछ भी और काम कर लिया उन्होंने। अब काम के आधार पर जातियाँ और सब जातियाँ, कास्ट और सब कास्ट भी बनने लगी। और कास्ट किस हिसाब से बनने लगी कि भाई आपका जो काम है वही आपकी जाति है। कोई गार्डनर है तो उसको माली कहा जाने लगा, कोई कुम्हारी का काम कर रहा है यानी कि कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है तो उसको कुम्हार कहा जाने लगा। तो काम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिफरेंट कास्ट और सब कास्ट भी बनने लगी। रैंक्स जो होती थी वो फिक्स नहीं होती थी, वो पावर के हिसाब से बदलती रहती थी। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ जाति, और हर जाति का स्टेटस हर इलाके में अलग अलग होता था। कोई इलाके में जो जाति पावरफुल होती थी तो उसका स्टेटस ऊंचा होता था, जिसकी पावर कम होती थी तो नीचा स्टेटस उसका रहता था। जातिस क्या करती थी? दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाउ अफेयर्स ऑफ जातिस वर कंडक्टेड और रेगुलेटेड। तो जातिस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि
जो जातियाँ होती थी वो अपने नियम कानून खुद बनाती थी। जाति के जो बड़े होते थे वो ये चीज़ों का ध्यान रखते थे कि जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनका सभी पालन करें। जाति पंचायतें होती थी, ये जो पंचायतें होती थी ये कानून को इन्फोर्स कराने का काम किया करती थी। कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर पंचायत लगती थी। और एक चीफ्टन होते थे यानी कि हेडमैन होते थे विलेज के, और ये सब एक छोटी सी यूनिट बनाते थे कि भाई इस जाति की जाति पंचायत होगी, इस जाति में सब सही रहे, ये सब काम जाति पंचायत के थ्रू देखा जाता था। अब आगे जो है ये रीजन एंड एम्पायर वाला पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मर्ज्ड वीडियो भी इसकी मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास वाइज ग्रुप है, हेल्पफुल होगा। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल था इन लोगों का। अब हम लोगों को एक संस्कृत प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब इन प्रेज ऑफ लिखा जाता है, उसको हम लोग प्रशस्ति बोलते हैं। तारीफ में कुछ लिखा जाता है। इसका भी एग्जाम्पल आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, जिसमें प्रेज किया गया है, तारीफ की गई है दिल्ली सुल्तान गियाजुद्दीन बलबन की। और ये कब तक सुल्तान था? 1266 से लेकर के 1287 तक। Explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Gouda in the east to the Ghazni in the Afghanistan in the west and included all South India। मतलब पूरा देश कब्जे में कर रखा था भाई इसने। ऐसा इसकी प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है किसकी प्रशस्ति में? गियासुद्दीन बलबन की। बट हिस्टोरियंस को अलग लगता है। कुछ पीपल ऑफ अलग अलग जो रीजन होते थे, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मी। ऐसा कहता था कि भाई जैसी आर्मी पहुंचती थी लोग भाग जाते थे वहाँ से, बट ऐसा नहीं है। हिस्टोरियन कहते हैं कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड क्लेम्स है इसकी कॉन्क्वेस्ट के। भाई इतना भी नहीं था, इतना भी उसने कुछ नहीं उखाड़ा था, कुछ फालतू ही इसमें लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि राजाओं की जो जीवनियाँ लिखी होती है उसमें इसी तरीके के क्लेम्स मिलते हैं, एग्जैजरेशंस। लैंग्वेज और भाषा, 1318 में पोएट अमीर खुसरो लिखते हैं कि भारत देश में अलग अलग भाषाएं हैं। मतलब जो देश है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं इसमें। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप लोगों से MCQ में आ सकता है कि ये देव समुद्री कहाँ की थी, तो सदर्न कर्नाटक की भाषा देव समुद्री। तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजारी गुजरात की, मालबाड़ी तमिलनाडु की, गौरी बंगाल की, अवधी उत्तर प्रदेश की, हिंदावी दिल्ली के आसपास के इलाकों की भाषा हुआ करती थी। अमीर खुसरो ये भी लिखते हैं एक भाषा के बारे में कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी इलाके की नहीं है, बहुत पुरानी भाषा है, लोग नहीं जानते इसे, सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नेम अ लैंग्वेज विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण्स नो इट, व्हाट इज द लैंग्वेज? इट इज संस्कृत। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषा बताई उसकी लिस्ट बनाओ, ये है इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट। 700 के टाइम पर काफ़ी सारे इलाकों की अलग अलग जोग्राफिकल एरिया थे, उनकी अलग भाषा थी, उनका अपना अलग कल्चर था। हम इस पे आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर एज एन इंट्रोडक्शन है इस किताब का। अब काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ भी थी जो इन इलाकों पर राज किया करती थी, जैसे कि चोल, खलजी, तुगलक, मुगल, और कुछ पैन रीजनल एम्पायर्स थी। पैन रीजनल क्या होता है? स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, मतलब बहुत ही अलग अलग इलाकों में अगर कोई सत्ता है तो उसको हम डाइवर्स रीजन या फिर पैन रीजनल बोलेंगे। कुछ थे जैसे मुगल्स पैन रीजनल थे। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई ना 18th सेंचुरी के टाइम पर, तो बहुत सारी रीजनल स्टेट, छोटी छोटी स्टेट्स बनने लगी। मगर इतने सालों का इतिहास रहा था मुगलों का कि जो पैन रीजनल स्टेट थी ना, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा सेम ही रहा। मतलब अलग अलग इलाकों का कल्चर काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा सा सेम हो चुका था। अक्रॉस मोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। मतलब छोटे बड़े जो राजाओं ने रूल किया है उनके बारे में हमें पता लगता है।
दिस वॉज एपरेंट इन द एमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन, कुछ अलग ट्रेडिशन भी थे और शेयर्ड भी थे। गवर्नेंस, जो कि राजशाही हुआ करती थी, देश की जो इकोनॉमी होती थी, वहाँ से पैसे से रिलेटेड चीज़ें, जो व्यापार होता था, कल्चर होता था, भाषा होती थी, भिन्नता भी होती थी मगर काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें भी होती थी, क्योंकि पैन रीजनल एम्पायर्स थी, मुगल एम्पायर जैसी, मतलब एक इलाके पर बहुत बड़े इलाके पर एक राजा का शासन हुआ करता था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सेम हुआ करती थी। 700 से लेकर के 1750 तक जो करेक्टर था ना अलग अलग इलाकों का, वो अकेले में नहीं बढ़ा बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे देश पर पड़ा। मतलब कुछ भी अलग से अकेले से डेवलप नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट में सबका भागीदारी थी और सेमनेस भी हमें देखने को मिल रही थी, मतलब सेम भी था और अलग भी था, दोनों चीज़ें थी। ओल्ड और नए धर्म, हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म बहुत पुराना है हिंदुस्तान में, इस धरती पर 1000 साल पहले बहुत सारे धर्म, ठीक है, 1000 सालों में कई सारे और धर्म आए, कई सारी मान्यताएं आई, बहुत सारे बदलाव भी आए। लोगों का जो विश्वास है वो भी अलग अलग देवताओं पर, देवियों पर, अलग अलग धर्मों पर बढ़ा, बदला, बहुत चीज़ें हुई। तो मगर सारे के सारे धर्मों में एक चीज़ तो कॉमन थी, वो ये थी कि एक ईश्वर कोई हमसे तो ऊपर है। एज सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप ऑल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स, तो उनके जो विश्वास हैं वो भी समय के साथ साथ बदलते रहे। जैसे 700 AD से लेकर के 1750 तक हिंदुइज्म में भी बहुत बदलाव आए, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, डेटीज़ होते हैं देवी देवता, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हिंदू समाज में, क्योंकि भाई संस्कृत की नॉलेज तो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती थी, तो जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो सिर्फ यही पढ़ पाते थे और उनका मतलब भी यही बताते थे। तो राजा महाराजाओं को अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए इनको जो है पैट्रोनेज देनी पड़ती थी। पैट्रन क्या होते हैं? पैट्रन अमीर लोग होते हैं जो आर्टिसंस को और इन सब को, जैसे गायक हैं या नर्तक हैं, इन सबको थोड़े ज़्यादा मतलब पैसे वैसे देते हैं, क्योंकि इनको गाना सुनना होता है, नर्तकी सुननी होती है, बहुत महंगे महंगे शॉल ओढ़ने होते हैं, तो ये पेट्रॉन्स हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट होते हैं, ताकि आर्टिस्ट फ्लरिश कर पाए। तो पेट्रॉन्स एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल होता है जो कि काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करता है। मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड में आया आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति मूवमेंट भी इसी पीरियड में डेवलप हुआ, आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति का मतलब होता है कि हमें किसी पंडित की, किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए, हम अपनी श्रद्धा से, अपनी प्रेम भावना से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई कर्म कांडों की, यज्ञों की ज़रूरत नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ये था आइडिया ऑफ भक्ति। हम चैप्टर 6 में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। नए धर्म भी आए हमारे देश में। जो व्यापारी आए वो कुरान की टीचिंग्स को हमारे देश में 7th सेंचुरी में लेकर के आए। मुस्लिम जो है वो कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है, जिसको वो अल्लाह बोलते हैं, वो प्यार करता है, दया करता है हम पे, सब पे, और सबको वो इक्वल मानता है, चाहे किसी कोई गरीब है चाहे अमीर है। मर्चेंट्स जो है वो होली कुरान की टीचिंग 7th सेंचुरी में इंडिया में लेकर के आए। काफ़ी सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम के पेट्रॉन्स बन गए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में सारे इस्लाम को ही मानने वाले रूलर्स होते थे। उलेमा जो थे, कौन होते थे, इंपॉर्टेंट है, वो थे लर्नेड थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट, यानी कि जज भी होते थे उलेमा और पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग भी होते थे। अब हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम में भी बहुत सारे सेक्ट बन गए। शिया मुस्लिम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को मानते हैं, सुन्नी मुस्लिम अपने लीडर खलीफा को मानते हैं, जो आगे खलीफा बनते रहेंगे उनको मानते हैं, और शिया मुस्लिम जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे अली, उनको मानते हैं। और भी इंडिया में काफ़ी सारे सेक्ट्स बन गए, हनाफी और शाफी, जिनका मिस्टिक ट्रेडिशन में भी बिलीव रहा, थियोलॉजी में, ईश्वर में अलग अलग बिलीव रहे। तो ये सारे काफ़ी सारे बंटवारे या डिविजन्स भी हुए इस्लाम में। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। टाइम, हिस्ट्री कैसे डिटरमाइन करते हैं? घंटे में टाइम बढ़ रहा है, क्लॉक से, कैलेंडर से हिस्ट्री ऐसे नहीं होती है। टाइम बदलाव को दिखाता है, जो सोसाइटी में हो रहे हैं, इकोनॉमी में हो रहे हैं, आइडियाज़ जो ख़त्म हो गए या जो नए आइडियाज़ या फिर जो नए विश्वास आ रहे हैं समाज में, उन सबको दिखाता है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। पास्ट जो है पीरियड्स में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखो
इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश ने ना अजीब ही तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिटरमाइन किया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, यानी कि उन्होंने धर्म के आधार पर हमारी हिस्ट्री को डिटरमाइन कर दिया। मगर हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर हम अपनी हिस्ट्री को कैसे डिटरमाइन कर दें, हमारी हिस्ट्री तो बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है हमारे देश की, इकोनॉमी, सोसाइटी, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ धर्म के आधार पर हमारे देश को किस तरीके से विभाजित कर सकते हो, हमारे देश की हिस्ट्री को। तो हिस्टोरियंस ने इसको नहीं माना। कुछ हिस्टोरियन फॉलो करते हैं बट ज़्यादातर नहीं करते। ज़्यादातर हिस्टोरियंस इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि सोसाइटी कैसे बदली, इकोनॉमिक्स कैसे बदली, ये सब चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, हाउ हिस्टोरियंस डिवाइड टाइम इनटू पीरियड्स। तो देखो हिस्टोरियंस जो हैं बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं सोसाइटीज़ की। हंटर गैदरर यानी कि जो जानवरों को मार करके काट करके खाया करते थे बहुत ही सदियों पहले, उनको भी पढ़ते हैं। फिर फार्मर्स ने किस तरीके से खेती स्टार्ट करी ये भी पढ़ते हैं। विलेज कैसे बने, टाउन कैसे बने, अर्ली राजा महाराजे कैसे बने। तो भाई पूरी की पूरी हिस्ट्री को ना जो 700 से लेकर के 1750 है, इसको हिस्टोरियन ने कहा कि इसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री कहेंगे। You will find out more about spread of peasant society, rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people। हमने देखा ना कि forest people को भगा देते थे और वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू हो जाती थी। किस तरीके से हमारे देश में हिंदुज़म था, फिर इस्लाम आया, यूरोपियंस आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा है और आगे के चैप्टर्स में बुक में पढ़ेंगे। जो 1000 साल की हिस्ट्री देखेंगे ना हम इसमें हम लोग देखेंगे कि 16th और 18th सेंचुरी बहुत ज़्यादा बदलावों को लेकर के आती है। मतलब जो 11वीं सदी है और जो 18वीं सदी है वो बहुत ही भिन्न है एक दूसरे से। इस पूरे पीरियड को हमने मिडिवल पीरियड कहा है और 18वीं सदी के आगे को हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड कहा है। तो मॉडर्न पीरियड 8th क्लास में पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री 6th क्लास में पढ़ी, मिडिवल पढ़ रहे हैं 7th में और 8th में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। 9th 10th में फिर अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटीज़ को डिवाइड किया गया है। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मॉडर्निटी नहीं थी या फिर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी या फिर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो मॉडर्न को क्या मानते हैं कि मॉडर्निटी कैरीज विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। ठीक है भाई, एडवांसमेंट होता है मॉडर्न पीरियड में, मगर ऐसा नहीं है कि भाई मेडिवल टाइम में कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हुई थी, ऐसा नहीं होता है। ये जो 1000 साल है ना, इसमें सोसाइटी बहुत ज़्यादा बदली, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी भी थी देश में बहुत ज़्यादा। इसी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स आए, फिर हम लोग गुलाम भी बन जाएंगे। आगे के जितने भी चेंजेस हैं वो हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसा हमारा देश था 1000 सालों में, किस तरीके से देश में क्या क्या बदलाव आए और उन बदलावों को कितनी कंटिन्यूटी से हम लोग पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें लेकर के, क्या चीज़ें बदली, क्या चीज़ें चेंज हुई या सेम रही, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें छोटा सा मैं और वीडियो लेकर के आऊँगी कि मैन्युस्क्रिप्ट, जाति, रीजन, पीरियडाइजेशन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स का भी सब कुछ मैंने पहले से बनाया हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।